गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ U प्लस PV। तो आज हम इसमें एक तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट देखेंगे और एक U प्लस PV की कॉन्स्टेंसी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव क्या था बच्चों? गैस के अणुओं के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। हम जानते हैं गैस होती है, गैस में क्या कई अणु होते हैं, वो अनेक अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। ये अणु आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि इनके मध्य अंतरानुकर्षण बल लगता है। जब गैस का प्रसार किया जाता है तो ये अणु क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन गैस के अणु में जो आकर्षण बल के कारण गैस की क्या होती है? आंतरिक कार्य करना पड़ता है, इनकी आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे इनकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस आंतरिक ऊर्जा में कमी के कारण गैस क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। कैसे? देखो बच्चों, मान लो ये एक गैस, एक पात्र है, इसमें गैस है, ठीक है, ये गैस है इसमें, यानी इसमें गैस के अणु हैं काफी सारे। अब अगर हम इस गैस का क्या करें? प्रसार करें और ये रुद्रोष्म प्रसार है, यानी कि बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर प्रसार किया जाता है तो ये अणु आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं प्रसार करने पर, यानी कि यहाँ पर तो दाब क्या है? दाब अधिक है, अधिक दाब, और यहाँ दाब क्या है? कम है। प्रसार कर दिया तो मतलब दाब कम हो गया। तो जब इन अणु दूर दूर होते हैं तो ये अणुओं के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल। लेकिन जैसे ये अणु दूर होते हैं तो ये अणु एक दूसरे को इस आकर्षण बल की वजह से क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है, और इस कार्य के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो ये ऊर्जा है, क्योंकि बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, ये ऊर्जा है जो आंतरिक ऊर्जा के रूप में व्यय होती है। तो यानी कि गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो इसमें कार्य करती है, जिससे जो गैस है उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में जब कमी होती है तो उसके ताप में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो ताप में क्या होगी? कमी होगी। ताप में कमी होने के कारण इस गैस का यानी कि ताप यदि अधिक है तो गैस के प्रसार करने पर ताप में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, यानी कि गैस क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब गैस का प्रसार किया जाता है तो आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है, जिससे गैस क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, यानी गैस का ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिक दाब से जब कम दाब किया जाता है तो गैस क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और यही जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, या हम बोल सकते हैं जूल थॉमसन प्रभाव है, जिसे हम कह सकते हैं। अतः नियत उच्च दाब से नियत कम दाब पर गैस को अगर सरंध्र डॉट से प्रसारित किया जाता है तो उत्पन्न जो ताप परिवर्तन है उसी को क्या कहते हैं? जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ताप अधिक था और बाद में कम दाब करने पर ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि गैस ठंडी हो जाती है। ताप में ये जो परिवर्तन होता है इसी को क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। अब जूल थॉमसन प्रभाव को देखो एक प्रयोग द्वारा समझाया जाता है। वो प्रयोग क्या है? इसमें क्या करते हैं? एक सरंध्र डॉट होती है, ये जी है, जो ये जी एक सरंध्र डॉट है, यानी कि इसे छोटे छोटे रंध्रकार ऐसे रंध्र होते हैं, इसमें बीच बीच में छोटे छोटे, इन दोनों को एक इन प्लेट द्वारा ही बनी हुई होती है, जी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सरंध्र डॉट कहते हैं। इस सरंध्र डॉट को एक लकड़ी के बॉक्स ये बी है, लकड़ी के बॉक्स बीक में के मध्य लगाया जाता है, और इस बी को एक दूसरे बॉक्स
डी जिसमें रखा जाता है, जिसमें रुई भरी हुई होती है। ये रुई क्यों रहती है? जिससे बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, यानी कि रुद्रोष्म रहे, इसलिए इसमें रुई भरी हुई होती है। और ये जो लकड़ी का बोझ सी है, इसके दोनों तरफ ये प्लेटिनम की, ये सीसी की, पीतल की प्लेट लगी हुई होती हैं। और जो ये प्लेटें हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ से तो वायुमंडल से में खुली हुई होती हैं, और नीचे ये है एक सर्पिलाकार नली से जुड़ी हुई होती हैं। जो सर्पिलाकार नली एक पंप से जुड़ा हुआ होता है, पंप पी से जुड़ा हुआ होता है। और इन दोनों के टेम्परेचर को मापने के लिए दोनों तरफ एक थर्मामीटर लगाया जाता है, T1 और T2। और इस पूरे को एक पात्र में रखा जाता है, जिसमें इस पात्र में क्या भरी हुई होती है? जल भरा हुआ होता है, जिससे कि ऊष्मा को क्या किया जा सकता है कि जिससे कि जो अगर अधिक ऊष्मा हो तो उसकी संभाला जा सके, यानी कि उसको ठंडा किया जा सके। तो हम इसे देख लेते हैं। इस उपकरण में एक सरंध्र डॉट जी होती है, जो कि रुई, ऊन या रेशम आदि रंध्रदार पदार्थ की बनी हुई होती है। इस डॉट को पीतल की दो छिद्रदार प्लेटों के बीच में दबाकर लकड़ी की नली बी में रखा जाता है। और इस नली बी को एक रुई से भरे पीतल के बॉक्स डी से घिरा हुआ होता है, जिससे लकड़ी की नली के अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, अर्थात रुद्रोष्म किया जाता है। नली बी के दोनों सिरे दो पीतल की नलियों सीसी से जुड़े हुए होते हैं। ऊपर की पीतल की नली वायुमंडल में खुलती है, जबकि नीचे की नली एक सर्पिल नली एस द्वारा संपीड़न पंप पी से जुड़ी हुई होती है। यही इसका बारे में समझाया गया है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। ये पूरा उपकरण है जो एक जल ताप स्थायी में नियत रखा जाता है, और डार्ट के ऊपर और नीचे प्लेटिनम के तापमापी T2 और T1 लगाए जाते हैं, जिनसे कि ताप को नोट किया जा सके। अब प्रयोग विधि, अब देखो बच्चों कैसे इस प्रयोग को किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? जब पंप P द्वारा गैस नली C में एक संपीड़ित की जाती है, तो सर्पिल नली में गैस का ताप सरंध्र डॉट S तक क्या रहता है? नियत रहता है। यानी कि जब क्या करते हैं, इस पंप से गैस को प्रसारित किया जाता है, तो ये जो गैस है ये सर्पिल नली से होती हुई यहाँ तक तो क्या रहती है? नियत रहती है। लेकिन जैसे ही ये गैस इस सरंध्र डॉट में से निकलती है, यानी कि अब यहाँ पर दाब क्या है? अधिक है, और अब इसका दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कि अधिक दाब से कम दाब की ओर हम बोल सकते हैं सरंध्र डॉट में से जब ये गुजरती है, तो अलग अलग हो गए अणु ये जब इससे गुजर कर इस पार करके यहाँ पर आते हैं, तो इनको इनके आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, और कार्य करना पड़ता है, इस वजह से इनकी ऊर्जा की हानि होती है। हम बोल सकते हैं ताप में कमी होती है। तो इसलिए यहाँ पर दाब अधिक और यहाँ दाब कम हो जाता है। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ ताप अधिक होता है और यहाँ ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी ताप में कमी हो जाती है, यानी कि जो गैस है वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। गैस ठंडी हो जाती है पहले की तुलना में। तो इन जो तापमापी है, इनके द्वारा इनके ताप को ज्ञात किया जा सकता है, तापों के अंतर को ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये तो वायुमंडलीय दाब है, और यहाँ पर हम इस क्या करते हैं? दाब मापी द्वारा दाब को माप लेते हैं। तो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग ताप और दाब पर ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है। तो गैस के पंप P द्वारा गैस नली C से संपीड़ित की जाती है, और संपीड़ित नली में गैस का ताप सरंध्र डार्ट तक तो क्या रहता है? नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। और गैस नियत उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सरंध्र डॉट G से में से क्या होती है? प्रसारित होती है। तो इस प्रसारण में गैस के जो अणुओं की गति है वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, और गैस के अणुओं के आकर्षण के कारण ऊर्जा की क्या हो जाती है? हानि होती है। आंतरिक ऊर्जा की, इंटरनल एनर्जी की क्या होती है? हानि होती है। और गैस के प्रसार में यानी एक्सपेंशन से ताप परिवर्तन ज्ञात करने के लिए एक छिद्र न लेकर इस डॉट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक छिद्र में से तो इतना परिवर्तन नहीं होता, अब इसलिए डॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। गैस के स्थायी दशा होने पर, स्थायी यानी जब गैस
इस सड़न डॉट को पार कर लेती है आने पर, तो डॉट के दोनों ओर का ताप प्लेटिनम तापमापी T1 तथा T2 से क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। और डॉट के एक ओर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय, और दूसरे ओर का दाब क्या होता है, गैस का दाब, जिसे वायु दाब मापी से ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से ताप बदल कर विभिन्न गैसों के लिए डॉट के दोनों ओर के भिन्न भिन्न दाब अंतर पर ताप परिवर्तन ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट द्वारा किसी भी गैस के ताप को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखो क्या थे परिणाम। जूल तथा थॉमसन ने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु पर 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक प्रारंभिक दाब 4.5 तथा अंतिम दाब यानी वायुमंडलीय दाब पर प्रयोग करने पर निम्न परिणाम प्राप्त किया। यानी कि जूल और थॉमसन ने क्या किया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु अनेक गैसों पर इस एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने उसके ताप को 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक में इसके परिवर्तन को देखा, जिसके में प्रारंभिक दाब उन्होंने 4.5 रखा और अंतिम दाब वायुमंडलीय दाब तक जब उन्होंने ये प्रयोग किया तो अनेक इनके पास जो भी रिजल्ट आया उन रिजल्टों से इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था वो निष्कर्ष ये थे कि अत्यंत निम्न ताप पर, यानी कि जब ताप का मान बहुत कम था, कि अत्यंत निम्न ताप पर ये जो सभी गैसें हैं, जब ये सड़न डॉट से प्रसारित की गई तो सभी गैसें क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, पहले की अपेक्षा कुछ ठंडी हो जाती है, यानी कि अत्यंत निम्न ताप पर सभी गैसें ठंडी हो जाती हैं। लेकिन सामान्य ताप पर इन्होंने देखा कि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन गैस को छोड़कर सभी गैसें सड़न डॉट से प्रसारित होने पर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती हैं। यानी कि सिर्फ एक हाइड्रोजन गैस ऐसी होती है जो सड़न डॉट से प्रसारित करने पर सामान्य ताप पर ठंडी नहीं होती, उसके अतिरिक्त जो सभी गैसें हैं वो सड़न डॉट से प्रसारित होने पर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती हैं। और ये भी देखा गया कि गैस में जो ताप परिवर्तन है ये दाब अंतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब व्युत्क्रम ताप, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या है, क्योंकि प्रत्येक गैस का एक क्या होता है, एक विशेष ताप होता है। यदि गैस का ताप यानी गैस की जो आंतरिक ताप है, प्रत्येक गैस का एक विशेष ताप होता है और यदि गैस का आंतरिक ताप इस विशेष ताप से कम होता है, गैस का अगर आंतरिक ताप इस विशेष ताप से कम होता है तो सड़न डॉट से प्रसारित होने पर वे गैसें क्या के ताप में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी वे गैसें ठंडी हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि जिन गैसों का ताप इस विशेष ताप से कम होता है वे गैसें ठंडी होती हैं और यदि गैस का आंतरिक ताप इस विशेष ताप से अधिक होता है तो वे उन गैसों के ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है और इस विशेष ताप को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम ताप कहते हैं। तो हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं व्युत्क्रम ताप से कम ताप की गैसें ठंडी हो जाती हैं और व्युत्क्रम ताप से अधिक ताप की यानी आंतरिक ताप, व्युत्क्रम ताप से अधिक आंतरिक ताप की गैसें क्या होती हैं, गर्म हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन इसलिए तापन प्रभाव दर्शाता है, बाकी सभी गैसें क्या बताती है, शीतलन प्रभाव दर्शाती है, ठंडी हो जाती हैं, जबकि हाइड्रोजन है जो क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है, यानी कि उस तापन प्रभाव दर्शाता है। तो यानी कि हाइड्रोजन का जो आंतरिक ताप है वो व्युत्क्रम ताप से अधिक होता है। इसके कंक्लूजन निष्कर्ष कि कोई भी गैस व्युत्क्रम ताप से कम ताप पर सड़न डॉट से प्रसारित होने पर बिना बाह्य कार्य के क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जब गैस रंध्रों को पार करती है तो अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जिससे अंतराणु आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है और गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि गैस के अणुओं के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये इसके कंक्लूजन थे, निष्कर्ष थे कि गैसें होती है जो व्युत्क्रम ताप से कम ताप पर सड़न डॉट से जो गैसें प्रसारित की जाती है वो ठंडी हो जाती हैं और यदि व्युत्क्रम ताप से अधिक ताप की गैसें सड़न डॉट से प्रसारित की जाती है तो वो तापन प्रभाव दर्शाती हैं और गैस के अणु के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है। हम देखते हैं डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट का डिस्कशन क्या था, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंसी ऑफ U प्लस PV। हमने इसके लिए माना किसी सिलेंडर CC, वही सिलेंडर है ये सिलेंडर CC, माना किसी सिलेंडर CC में सड़न डॉट G, ये सड़न डॉट G है, जिसके दोनों ओर पिस्टन A और पिस्टन B है तथा डॉट के दोनों ओर प्रकोष्ठपूर्ण रूप से क्या है, ऊष्मा रिद्ध है, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है।
यानी कि ऊष्मा का क्या नहीं हो रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, अगर इस पिस्टन ये यानी कि यहाँ पर अगर इस गैस का दाब P1, आयतन V1 और ताप T1 है और ये इस सलन रॉड से कितनी दूरी पर है, D1 दूरी पर है। तो अगर अब हम इस पिस्टन को क्या करते हैं, धीरे धीरे संपीड़ित करते जाते हैं, संपीड़ित करते जाते हैं और पिस्टन क्या हो जाए, यहाँ हो जाए, तो ये गैस का कार्य किस पर करता है, पिस्टन P पर करता है। यानी कि पिस्टन P क्या होता रहता है, दूर होता जाता है। तो मान लिया गैस का जब पिस्टन A को संपीड़ित किया जाता है तो पिस्टन B क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो पिस्टन P कितना दूर हुआ, मान लिया D2 दूरी तक दूर हुआ और अब इसका दाब क्या हो गया, P2, आयतन V2 और ताप T2 हो गया। यानी कि जब इस वक्त दाब P1 V1 T1 और बाद में दाब P2 V2 T2 हो गया। तो देखा गया कि यदि सिलेंडर की त्रिज्या क्या है, R है, तो पिस्टन A और B क्रमशः D1 और D2 दूरी तक खिसकाए जा सकते हैं। पहले तो पिस्टन A द्वारा गैस पर किया गया कार्य है, क्यों, ये पिस्टन A है, इस पिस्टन को संपीड़ित किया गया तो इस पिस्टन ने इस पर जो कार्य किया, कार्य हम जानते हैं क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो W1 इज इक्वल टू क्या हो गया, बल गुना विस्थापन। और बल क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल, दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। दाब कितना है पिस्टन ए के लिए, P1 और क्षेत्रफल पिस्टन एक बेलनाकार आकृति में है इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू, और विस्थापन कितना हो गया, D1, यानी कि P1 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू D1। इसी प्रकार से गैस द्वारा, अब पिस्टन B पर तो गैस ने कार्य किया, यानी कि गैस द्वारा पिस्टन B पर किया गया कार्य W2 क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन, वही दाब गुना क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। दाब पिस्टन B के लिए दाब क्या है, P2, तो ये हो जाएगा P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू D2। तो ये हो जाएगा, अतः 1 ग्राम गैस द्वारा किया गया कार्य जो होगा DW हो जाएगा W2 माइनस W1, यानी कि पिस्टन B द्वारा किया गया कार्य में से पिस्टन A द्वारा किए गए कार्य में से घटा देंगे तो हमारे पास किया गया कार्य आ जाएगा, यानी कि P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू D2 माइनस P1 इंटू पाई आर स्क्वायर D1। पाई स्क्वायर इंटू D1 यानी कि क्षेत्रफल गुना लंबाई, या क्या हो जाएगा, आयतन। इसी प्रकार से पाई स्क्वायर इंटू D2 V2, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो DW इज इक्वल टू हो जाएगा P2 और इसका मान हो जाएगा V2 माइनस P1, इसका मान क्या हो जाएगा, V1। तो क्योंकि दोनों और प्रकोष्ठ क्या है, ऊष्मा रुद्र, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है बाहर से, अतः व्यय की गई जो ऊर्जा होगी वो कहाँ से प्राप्त होगी, आंतरिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी। तो यदि गैस की प्रारंभिक तथा अंतिम आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः क्या है, U1 और U2 हैं, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में जो कमी होगी वो क्या हो जाएगी, DW इज इक्वल टू U1 माइनस U2। तो आइए आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, यह भी कार्य के बराबर है और समीकरण 2 भी कार्य ही था, तो इसलिए समीकरण 2 व 3 से P2 V2 माइनस P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2। तो U1 को एक तरफ ले लेंगे और 2 वालों को एक तरफ ले लेंगे तो आएगा U1 प्लस P1 V1, इधर U2 लिया और इधर P1 V1, तो हो जाएगा U1 प्लस P1 V1 बराबर U2 प्लस P2 V2। तो यानी कि हमने देखा अर्थात U प्लस PV इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे ही कॉन्स्टेंसी ऑफ U प्लस PV या डिस्कशन ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।